जापान की एक ठंडी रात, छोटी सी लड़की अंजू मोरिता अपनी आंखों के सामने अपनी पुश्तैनी हवेली को जलते हुए देख रही है। आग की लपटें आसमान को छू रही है और उसका घर राख में बदलता जा रहा है। उसकी माँ सात्सुकी मिदाई जमीन पर गिर पड़ी, टूट चुकी है। वो बार बार रोते हुए खुद को दोषी ठहरा रही है। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, माफ कर दो अंजू। पास ही उसके पिता ओसामू मिदाई, जो शहर के एक अस्पताल के डायरेक्टर है, गम में चुपचाप खड़े हैं। भीड़ में लोग फुसफुसा रहे हैं कि शायद सात्सुकी ने चूल्हा जलते हुए छोड़ दिया, जिससे आग रसोई से फैलकर पूरे घर को निकल गई। लेकिन अंजू ने देखा कि उसकी माँ की सबसे करीबी सहेली मीमा को भीड़ में खड़ी है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। उसी पल अंजू के मन में शक की चिंगारी भड़क उठी। कुछ समय बाद ओसामू मिदाई ने अपनी पत्नी सात्सुकी को तलाक दे दिया और मिकोको से शादी कर ली। फिर 13 साल बीत गए। अब अंजू और उसकी छोटी बहन युसु अपनी माँ की देखभाल करती है। सात्सुकी अस्पताल में भर्ती है। उसे भूलने की बीमारी हो गई है, यादें खो चुकी है। लेकिन अंजू का दिल अब भी उस रात के सच की तलाश में है। सच को जानने के लिए अंजू ने एक साहसिक फैसला लिया। वो अपने पुराने घर मियाई हाउस वापस जाएगी, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। उसने नया नाम रखा यामाची शिजुका और खुद को वहां नई नौकरानी के रूप में पेश किया। उसे यकीन है कि अब उसकी पहचान सुरक्षित है, क्योंकि ओसामू और मिकोको ने माँ बेटियों को सालों पहले छोड़ दिया था। अब मिकोको एक मशहूर सोशल इन्फ्लुएंसर बन चुकी है, जिसके बारे में अक्सर अखबारों और न्यूज चैनल्स में खबरें छपती रहती है। पहले ही दिन जब शिजुका ने घर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी, तो मिकोको ने उसे तुरंत अंदर बुला लिया। वो नहीं चाहती कि पड़ोसियों को पता चले कि उसने घर में काम करने के लिए किसी को रखा है। शिजुका ने वादा किया कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। फिर मिकोको ने उसे आदेश दिया कि नीचे का पूरा हिस्सा और बैठक साफ करो। जब शिजुका ने बैठक देखी तो वो बुरी तरह बिखरी और गंदी थी, लेकिन शिजुका का हौसला नहीं टूटा। उसे तो सच्चाई तक पहुंचना है। तभी मिकोको ने चेतावनी दी, पहली मंजिल और सीढ़ियां तुम्हारे लिए मना है, ऊपर जाने की कोशिश मत करना। मिकोको ने कहा कि आज सिर्फ उसकी काबिलियत की जांच हो रही है। फिर वो अस्पताल चली गई। वहां उसने अपने पति ओसामू से मुलाकात की, जो काम के बोझ से दबे रहते हैं और कई बार दफ्तर में ही सो जाते हैं। साथ ही अस्पताल में उसके लिए फोटोशूट भी हो रहे हैं। उधर घर की सफाई करते वक्त शिजुका को फर्श पर एक हेयरपिन मिली। ध्यान से देखने पर उसने देखा उस पर उसकी माँ सात्सुकी का नाम खुदा हुआ है। उसका दिल धड़क उठा। उसने चुपचाप हेयरपिन अपनी जेब में रख ली। शाम को जब मिकोको लौटी तो उसने घर का निरीक्षण किया। सफाई से प्रभावित होकर उसने शिजुका को स्थायी रूप से काम पर रख लिया। लेकिन जब शिजुका बाहर जाने लगी, तभी मिकोको ने अचानक उसे रोक लिया। शिजुका का दिल बैठ गया। क्या उसने हेयरपिन देख ली? लेकिन राहत की सांस ली जब पता चला कि मिकोको तो सिर्फ उसकी कुछ भूली हुई चीजें लौटा रही है। उस रात शिजुका अस्पताल पहुंची अपनी बहन युसु के साथ माँ से मिलने। उसने सात्सुकी को वो हेयरपिन दिखाई। शायद पुरानी यादें लौट आए। सात्सुकी ने थोड़ी देर के लिए उसे पहचान लिया, जैसे कोई भूली हुई चमक आंखों में लौट आई हो। लेकिन अगले ही पल उनकी याददाश्त फिर धुंधली हो गई। शिजुका का दिल टूट सा जाता है। उसे गहरी उदासी महसूस होती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो सोचती है, शायद अगर माँ को और भी पुरानी चीज दिखाई जाए तो यादें धीरे धीरे लौट आएंगी। शिजुका और युसु घर लौटते हैं। उस रात शिजुका देर तक माकिको का सोशल मीडिया अकाउंट देखती रही। वो एक तस्वीर पर टिकी रह जाती है। तस्वीर के पीछे एक क्लोजेट सा दिख रहा है। उसमें एक कार्डिगन लटका है। शिजुका की नजर उस पर अटक गई। वो उसे बेहद जाना पहचाना लग रहा है। वो सोचने लगी, क्या ये माँ का कार्डिगन हो सकता है? अगले दिन काम खत्म करने के बाद शिजुका ने माकिको से पूछा, क्या मैं सीढ़ियाँ और ऊपर की मंजिल भी साफ कर दूं? माकिको का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, पहली मंजिल तुम्हारे लिए मना है। ये सुनकर शिजुका के मन में शक और गहरा हो गया। उसे यकीन हुआ कि माकिको ऊपर कुछ छुपा रही है। कुछ देर बाद माकिको ने उसे आदेश दिया कि सारा कचरा इकट्ठा कर रिसाइकिल बिन में भर दे। एक गाड़ी आने वाली है जो कचरा लेकर जाएगी। काम करते करते शिजुका स्टोर रूम पहुंची। वहां उसे एक जोड़ी हिल्स दिखी, जिसे देखते ही उसकी सांसें थम गई। वह पहचान गई कि उसकी माँ सात्सुकी की हिल्स है। उसे याद आया
कैसे माकी को पहले उसकी माँ के करीब आने की कोशिश करती रहती थी। धीरे धीरे वो उनकी आदतें और बोलने का तरीका अपनाने लगी। सच को समझकर शिजुका जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती है और घर के लिए निकल जाती है। वो सीधे अस्पताल गई। डॉक्टर बताते हैं कि सात्सुकी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये सुनकर शिजुका बेचैन हो जाती है और माँ के पास दौड़कर चली जाती है। वहां उसने माँ को वो हील्स दिखाई। सात्सुकी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने उसे पहचान लिया। ये तो मेरी पसंदीदा हिल्स थी जिन्हें मैंने हमेशा संभाल कर रखा था। वो खुश हो गई, जैसे कोई खोई हुई चीज लौट आई हो। ये देखकर शिजुका का मन फिर से आशा से जाग उठा। उसे लगा शायद माँ धीरे धीरे सब कुछ याद कर लेंगी और हमें भी। उस रात जब शिजुका और युसु ने साथ बैठकर खाना खाया तो युसु ने मुस्कुराकर कहा, कोई भी इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता। यही बात सुनकर शिजुका के मन में एक विचार आया, अगर वो अपने खाने से माकिको को प्रभावित कर पाए तो शायद उसे ऊपर जाने की अनुमति मिल जाए। अगले दिन शिजुका ने एक शानदार भोजन तैयार किया। माकिको ने चखते ही हैरानी से उसकी तारीफ की। कहा, इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा खाना। शिजुका ने मुस्कुराकर बताया, मैं बचपन से ही खाना बना रही हूँ। माँ अकेली थी, उन्हें नौकरी भी करनी पड़ती थी और घर भी संभालना पड़ता था। शिजुका की बात सुनकर माकिको कुछ नरम पड़ गई। उसने अपने अतीत का राज खोला। मैं भी कभी अकेली माँ रही हूँ। उस वक्त मुझे खाना बनाना नहीं आता था। फिर उसने बताया कि उसके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा कीची मिदाई जो एक बिग ट्रेडिंग कंपनी में विदेश में काम करता है, और छोटा बेटा शिंजी मिदाई जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसने ये भी कहा कि वो थोड़ी बहुत मॉडलिंग करती है, लेकिन उसकी असली नौकरी अस्पताल में है जहाँ उसके पति काम करते हैं। कुछ देर बाद माकिको काम पर चली गई। उसके जाते ही शिजुका का मन मचल गया। उसने तय किया आज वो पहली मंजिल पर जाकर रहेगी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला। वो अंदर चली गई। कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ था। वहां एक गेमिंग पीसी रखा है और ढेरों मेडिकल की किताबें भी। शिजुका ने अनुमान लगाया ये जरूर शिंजी का कमरा होगा। अचानक किसी ने पीछे से कमरे में प्रवेश किया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुरंत यहाँ से निकलो। शिजुका डर गई। उस आदमी का अजीब व्यवहार देखकर उसका दिल धड़कने लगा। वो जल्दी से अपना परिचय देती है और माफी मांगती है, लेकिन वो आदमी फिर भी लगातार उसे बाहर जाने को कहता रहा। वो अपनी माँ को भी कोस रहा था कि उसने नई नौकरानी क्यों रखी। डरी सहमी शिजुका तुरंत घर से बाहर निकल गई। इसके बाद वो अपनी दोस्त क्लेयर के पास पहुंची। क्लेयर ही वो है जिसने उसे नया नाम शिजुका अपनाने में मदद की है। शिजुका ने उसे आज के बारे में विस्तार से बताया। क्लेयर पहले से हालातों से वाकिफ है और मदद करने के लिए तैयार हो गई। वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, इसीलिए उसके लिए जानकारी जुटाना आसान है। दोनों ने मिलकर माकिको के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाली। उन्होंने पाया कि माकिको ने अपने बेटों के चेहरे पर इमोजीज लगाकर उनकी पहचान छुपाई हुई है। उन सुरागों के आधार पर उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो व्यक्ति शायद शिंजी ही है, क्योंकि कमरे में बहुत सी मेडिकल किताबें भी मिली थी। शिजुका ने सोचा शायद शिंजी अपनी माँ माकिको से परेशान है। अगर मैं उसके करीब आऊं तो वो मुझे पहली मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अगली सुबह शिजुका थोड़ा बेचैन होकर उठी। उसे डर है कि कहीं माकिको को पहली मंजिल पर उसके जाने की बात पता न चल गई हो। लेकिन जब माकिको ने उसे गर्मजोशी से अभिवादन किया तो उसकी चिंता दूर हो गई। फिर माकिको काम पर निकल गई। घर में अकेली शिजुका ने फ्राइड चिकन बनाया। वो ट्रे उठाकर ऊपर गई और दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से वो आदमी दरवाजा पटकने लगा। शिजुका ने जल्दी से कहा, कल की बात आपने माकिको से नहीं कही, इसके लिए धन्यवाद। उसने खाना दरवाजे पर ही रख दिया और नीचे लौट आई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। उस आदमी ने ट्रे अंदर खींच ली और सारा चिकन चट कर गया। जब शिजुका ने खाली ट्रे देखी तो उसके मन में संतोष हुआ। उसे लगने लगा शायद मेरी कोशिशें उसका भरोसा जीत ले। अब शिजुका दरवाजे के बाहर से बात करने लगी। उसने वीडियो गेम्स और नेशनल सॉकर टूर्नामेंट के बारे में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी निराश होकर उसने स्टार साइंस का जिक्र किया और तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आई। उसने जवाब दिया। शिजुका चौंक गई। उसे याद आया कि बचपन में तारों की बातें तो कीची क्या करता था। वो उसे नक्षत्रों और सितारों के बारे में बताया करता था। यकीन हो गया कि ये शिंजी नहीं बल्कि उनका बड़ा बेटा कीची है। उसे याद आया कि उसकी माँ ने हमेशा कीची का सच छिपा कर रखा,
क्योंकि उन्हें डर था कि समाज में उनकी छवि खराब हो जाएगी। इसीलिए वो सबको यही कहती रही कि किची विदेश में नौकरी करता है। इधर सवालों की बौछार सुनकर किची को शक हो गया। उसने तय किया कि वो शिजुका के बारे में ऑनलाइन जानकारी खोजेगा, लेकिन उसे उसकी कोई तस्वीर या जानकारी नहीं मिली। उस रात माकिको ने किची के लिए खाना दरवाजे के बाहर रखा। वो चिंतित थी कि किची ठीक से खा नहीं रहा और बीमार हो जाएगा। अगले दिन शिजुका ने फिर खाना बनाया और किची के कमरे के पास गई, मगर इस बार जब उसने दस्तक दी तो किची ने खुद दरवाजा खोला और खाना स्वीकार किया। जब शिजुका ट्रे वापस लेने आई तो किची ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उसे गर्मजोशी से धन्यवाद कहा। शिजुका थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, अब आप मुझे दोस्त समझ सकते हैं और चाहे जो भी हो मुझसे साझा कर सकते हैं। उस रात शिजुका फिर क्लेयर के घर पहुंची। क्लेयर ने उसे माकिको के इंस्टाग्राम की सारी डिटेल्स दिखाई, जो उसने अपने दोस्त की मदद से एक फाइल में तैयार की थी। क्लेयर ने उसका ध्यान एक तस्वीर पर दिलाया। उस तस्वीर में वही कार्डिगन है। उसने बताया ये कार्डिगन 13 साल पहले एक आर्टिस्ट ने खास बनाकर बेचा था और ये केवल तुम्हारी माँ का ही हो सकता है। ये देखकर शिजुका को एक पुरानी याद आ गई। उसे याद आया 13 साल पहले का सीसीटीवी फुटेज। उस फुटेज में वो कार्डिगन पहने एक शख्स घर से बाहर निकलते हुए दिखा था। हालांकि उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कार्डिगन साफ नजर आ रहा था। ओसामू ने मान लिया था कि वह व्यक्ति सात्सुकी ही है और इसी वजह से उसने नतीजा निकाला कि आग लगाने वाली सात्सुकी ही थी। अब शिजुका ने ठान लिया, मैं ये कार्डिगन ढूंढ निकालूंगी और सच सबके सामने लाऊंगी। अगले दिन जब शिजुका काम कर रही थी तो माकिको ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी लाती हूँ। शिजुका ने मना भी किया, मैं खुद बना लूंगी, लेकिन माकिको जिद पर अड़ी रही। आखिरकार वो 2 ग्लास कोल्ड कॉफी लेकर आई। शिजुका हैरान रह गई माकिको का यह अजीब सा बर्ताव देखकर। दोनों ने कॉफी पीना शुरू किया। तभी माकिको की नजर एक बटन पर पड़ी। उसने पूछा, ये बटन कहाँ से आया? शिजुका ने देखा कि उसकी यूनिफॉर्म से वाकई में एक बटन गायब है। उसे तुरंत याद आया, जब किची ने कल उसका हाथ पकड़ा था तभी यह बटन निकल गया होगा। आखिरकार शिजुका ने सच कबूल किया। उसने कहा, हाँ मैं ऊपर पहली मंजिल पर गई थी। मुझे किची के बारे में सब पता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसने माफी भी मांगी, लेकिन माकी को पहले से ही शकी थी। अब सच जानकर उसका गुस्सा भड़क गया। वो चिल्लाई, तुम सिर्फ पहली मंजिल पर ही नहीं गई, बल्कि किची के बारे में पता भी लगा लिया। उसने तुरंत कहा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। उसने शिजुका को उसकी पगार दी और वहीं के वहीं नौकरी से निकाल दिया। शिजुका का दिल टूट गया। उसे लगा उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वो घर लौटी और यूसु को सब कुछ बता दिया। यूसु भी चिंतित हो गई, लेकिन शिजुका ने उसे ढाढ़स बंधाया। मैं हार नहीं मानूंगी, किसी भी तरह सच बाहर लाऊंगी। कुछ दिनों बाद माकिको का घर बुरी तरह गंदा हो गया। उसका एक बड़ा इंटरव्यू तय था, लेकिन काम वाली ना होने के कारण उसे खुद ही सफाई करनी पड़ी। इसी बीच शिंजी भी घर आया और सफाई में माँ की मदद करने लगा, लेकिन माकिको ने उसे टोका, तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बार बार पढ़ाई दोहराओगे तभी तो सब याद रहेगा। इधर यूसु ने तय किया कि वो भी अपनी माँ के लिए कुछ करेगी। उसने शिंजी से दोस्ती कर ली। शिंजी ने यूसु को देखते ही पहचान लिया। अरे तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो। दोनों ने साथ बैठकर ड्रिंक पिया। तभी शिंजी ने राज खोला, मेरी माँ घर का सारा कचरा स्टोर रूम में जमा करती रहती है और वो बहुत कंट्रोलिंग है। दूसरी ओर माकिको का मैनेजर उस पर दबाव डाल रहा है। वो चाहता है कि माकिको अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी सबको बताए। पहले तो माकिको ने मना किया क्योंकि घर का हाल बेहाल है, लेकिन आखिरकार उसने हाँ कर दी। शाम को माकिको चश्मा और टोपी पहनकर चुपचाप गार्बेज स्टोरेज की जगह पहुंची। वो कचरे को संभाल ही रही थी कि तभी एक औरत आ गई। वो चिल्लाने लगी, तुम सिर्फ कचरा जमा करती हो, इससे बदबू चारों तरफ फैल रही है। माकिको ने इनकार किया, लेकिन बहस तेज हो गई। उसी समय शिजुका वहां पहुंची। वो आगे बढ़ी और बोली, मैं पास के होटल में काम करती हूँ। ये बदबू इसीलिए है क्योंकि कई दिनों से कचरे की गाड़ी नहीं आई। ये सुनकर वो औरत शांत हो गई और चली गई। माकिको ने राहत की सांस ली और शिजुका का धन्यवाद किया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिजुका ने कहा, मैं अलग अलग तरह के छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसने विनती की, कृपया मुझे फिर से काम पर रख लीजिए। पहले तो माकिको ने साफ इनकार कर दिया। तभी शिजुका ने धमकी दी, अगर आपने मुझे काम पर नहीं रखा तो मैं सबको बता दूंगी कि आप घर संभाल ही नहीं पा रही
और आपने गुप्त रूप से नौकरानी रखी है। ये सुनकर माकी को आग बबूला हो गई। शिजुका ने तुरंत माफी मांगी। उसने कहा, मैं मजबूरी में ये कह रही थी, मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है। कुछ देर सोचने के बाद माकी को अनिच्छा से ही सही, लेकिन शिजुका को फिर से काम पर रख लिया। अगले दिन अपना रोज का काम पूरा करने के बाद शिजुका को माकी का कहती है, अगर किची आ जाए तो उससे किसी भी तरह की बातचीत से बचे, क्योंकि वह देरी से लौटेगी। माकी को के जाते ही शिजुका सीधे वार्डरोब की ओर जाती है ताकि कार्डिगन खोज सके। अलमारी टटोलते हुए अचानक किची आ जाता है। शिजुका को वहां देखकर किची उसे जोर से धक्का देता है, जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है। गिल्टी महसूस करते हुए किची पूछता है, क्या वो कुछ मदद कर सकता है। दर्द में होने के बावजूद शिजुका उसे कहती है कि वो बर्तन धो दे, क्योंकि वो चोट की वजह से दोनों काम नहीं कर पाएगी। जैसे ही किची बर्तन धोने में व्यस्त हो जाता है, शिजुका दोबारा अलमारी में लौटती है और आखिरकार वो कार्डिगन ढूंढ लेती है। वो उसकी कई सारी तस्वीरें निकालती है। फिर शिजुका क्लेयर के पास जाकर कार्डिगन की फोटो दिखाती है। क्लेयर पूछती है, आप सीसीटीवी फुटेज मिलाने के लिए कहाँ से लाएंगे। शिजुका बताती है, ओसामू ने मेमोरी कार्ड कचरे में फेंक दिया था, लेकिन मैंने उसे निकालकर यूजू के मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ रख दिया, ये सोचकर कि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब उसे अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड रूम जाकर वो फुटेज वापस लानी होगी। अगले दिन छत पर काम करते हुए शिजुका देखती है कि कोई व्यक्ति कार्ड का इस्तेमाल करके अस्पताल के पिछले दरवाजे से अंदर जा रहा है। वो सोचती है, मैं भी इसी तरह कार्ड का इस्तेमाल करके अंदर जा सकती हूँ। तभी किची उसके पास आता है और मदद की पेशकश करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो अस्पताल का एंट्री कार्ड ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो कार्ड नहीं मिलता। किची उसकी संदिग्ध हरकतें नोटिस करता है और उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है। शिजुका बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन किची जिद करता है कि वो सच बताए। फिर किची कहता है कि वो शुरू से ही शिजुका पर शक कर रहा है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अंजू मिदाई हो। शिजुका सफाई देती है, मेरी माँ को भूलने की बीमारी है और मैं माकीको से चोरी की हुई चीजें वापस पाना चाहती हूँ, ताकि शायद उन्हें दिखाकर माँ की यादें लौटा सकूं। लेकिन किची उस पर विश्वास नहीं करता और उसे एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में शिजुका माकीको की अलमारी में कार्डिगन की तस्वीर लेते हुए नजर आती है। किची बताता है कि उसने उसी दिन अलमारी में गुप्त कैमरा लगा दिया था जब उसने शिजुका को वहां पकड़ा था। वो धमकाता है कि तुम्हें झूठी पहचान और चोरी के आरोप में जेल भेजा जा सकता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो तुम्हारी माँ को भेज दूंगा। डरी सहमी शिजुका जवाब देने ही वाली होती है कि माकीको घर आ जाती है। वो तुरंत वहां से निकल जाती है, घबराई और बेचैन। घर लौटकर शिजुका सामान पैक करने लगती है। यूसु पूछती है, क्या हुआ। शिजुका कहती है, अगर कोई मुझे ढूंढने आए तो कह देना कि अब मैं यहाँ नहीं रहती और हमने साल भर से एक दूसरे को नहीं देखा। यूसु घबरा गई, लेकिन ठान लेती है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भी करेगी। फिर से शिंजे से बात करती है और उसके पिता से मिलने की योजना बनाती है। इस बीच माकीको अचानक शिजुका को बुलाती है, जिससे शिजुका घबरा जाती है। लेकिन पहुंचने पर उसे पता चलता है कि माकीको चाहती है कि शिजुका उसे खाना बनाना सिखाए। माकीको बताती है, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट कुकिंग की वजह से पॉपुलर हो रहे हैं और शायद मुझे किसी शो में छोटा सा सेगमेंट भी मिल सकता है। माकीको की जाते ही किची शिजुका को अपने कमरे में बुलाता है और धमकी देता है, अगर तुम अंदर नहीं आई तो मैं वीडियो पुलिस को भेज दूंगा। डरी हुई शिजुका अपनी जेब में एक ब्लेड छिपाकर उसके कमरे में चली जाती है। अंदर जाकर किची उसे कुछ किताबें और एक लैपटॉप देता है। वो कहता है, तुम्हें मेरे लिए कंटेंट एडिट करना होगा। ये मेरी वेबसाइट के लिए है जहाँ मैं सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाहें फैलाता हूँ। हालांकि शिजुका को अफवाहें फैलाना गलत लगता है, लेकिन किची ने उसे मजबूर कर दिया। शिजुका वापस आती है साफ सुथरे और अच्छे से एडिट किए गए लेखों के साथ। किची उसकी तारीफ करता है। शिजुका बताती है कि उसने उसकी पुरानी वेबसाइट की ही शैली अपनाई है और ये काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो सुझाव देती है कि किची को ये साइट बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर किची गुस्से से भर उठता है और शिजुका को चुप करा देता है। वो उसे ताना मारता है कि वो दूसरों पर जल्दी जजमेंट करती है और जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करती है। शिजुका किची को धक्का देकर वहां से भाग निकलती है। सड़क पर बैठी वो अपने फैसलों पर पछतावा कर रही है। तभी यूसुफ से ढूंढ लेती है और उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। वहां पता चलता है कि उनकी माँ की अपनी बेटियों की याददाश्त वापस आ गई है। शिजुका और यूसु
दोनों खुशी से भर जाते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा अब भी वही है, आखिर असली आग लगाने वाला कौन है। यूसु बताती है कि उसकी मुलाकात हाल ही में शिंजी से होने वाली है, जो उसे उनके पिता ओसामू से मिलवाएगा। यूसु के लिए यह मौका होगा कि वो मेडिकल रिकॉर्ड्स तक पहुंचकर वो मेमोरी कार्ड निकाल सके। अगले दिन शिंजी यूसु को ओसामू से मिलाने ले जाता है। वो भरोसा दिलाता है कि इस मुलाकात के बारे में किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उसकी माँ माकिको को भी नहीं। सिर्फ हेड नर्स इशिहारा जानती है, जो ओसामू का शेड्यूल संभालती है। यूसु अपने पिता से मिलती है और बाथरूम जाने का बहाना बनाकर मेडिकल रूम में घुस जाती है। वो वहां से वो कार्ड ढूंढ कर निकाल लेती है, बिना जाने की इशिहारा उसे देख रही है। शाम को यूसु शिजुका और क्लेयर के पास पहुंचती है और बताती है कि उसने वो कार्ड कैसे पाया। क्लेयर और शिजुका वो कार्ड चेक करते हैं और उसमें वही फुटेज मिलता है, वो कार्डिगन जो माकिको के पास है। तीनों बेहद खुश हो जाते हैं। अब उनके पास सबूत है कि माकिको ही असली आग लगाने वाली है। इधर माकिको घर लौट रही होती है, तभी उसका मैनेजर बताता है कि वेबसाइट पर उसके परिवार से जुड़ी अफवाहें फैल रही है। शुरुआत में वो इसे अनदेखा कर देती है, लेकिन जब अफवाहों में निजी बातें आने लगती है जिन्हें सिर्फ परिवार ही जानता है, तो उसे किची पर शक होता है। घर पहुंचकर वो आदेश देती है कि किची का काम बंद कर दिया जाए और उसका कंप्यूटर कमरे से हटा दिया जाए। अगले दिन जब शिजुका काम पर पहुंची तो देखती है कि किची का कमरा अस्त व्यस्त है। किची गुस्से में अपनी माँ को कोस रहा है, खुद को नाकामयाब कह रहा है कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। फिर वो शिजुका से कहता है कि वो उसके साथ एक खेल खेले। डरी हुई शिजुका इनकार कर देती है और स्टोर रूम में छिप जाती है, जहां वो अपने बचाव के लिए एक पाइप पकड़ लेती है। किची आखिरकार उसे ढूंढ लेता है और सात्सुकी की बातें करने लगता है। वो बताता है कि दरअसल सात्सुकी ने ही गुस्से में आकर उनका घर जलाया था। गुस्से में शिजुका किची पर हमला कर देती है। किची पूछता है क्यों। आंखों में आंसू लिए शिजुका सच बता देती है। वो कहती है कि उसे पता है कि आग कोई हादसा नहीं था। वो ये पक्के तौर पर मानती है कि माकिको ने ही घर जलाया था और वही असली अपराधी है। शिजुका समझाती है कि 13 सालों तक उसे शक था, लेकिन उनके घर पर काम करते हुए उसे पक्के सबूत मिल चुके हैं। ये सुनकर किची के जहन में 13 साल पुरानी यादें लौट आती है। उसे वो पल याद आता है जब वो अपनी माँ से बहस कर रहा था कि सात्सुकी ने आग नहीं लगाई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे चुप करा दिया और विषय बदल दिया। तभी किची के मन में साफ हो गया कि उसकी अपनी माँ ही दरअसल असली दोषी है। सच्चाई का एहसास होते ही किची भीतर तक हिल गया। वो डर जिसे वो बरसों से दबाए हुआ था आज उसके सामने खड़ा है। लेकिन शिजुका की बातों को सुनकर उसने जिद पकड़ ली और कहा कि वो इन आरोपों को नहीं मानता। उसने समझाया कि वो अतीत को लगभग भुला चुका है और अब उसे दोबारा जीने के लिए तैयार नहीं। शिजुका ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसने याद दिलाया कि 13 साल पहले जब उसकी माँ रहम की भीख मांग रही थी, तब माकी को किस तरह मुस्कुराती हुई खड़ी थी। असल आग लगाने वाली वही थी जो न सिर्फ गुनहगार है बल्कि विश्वासघाती भी। ये सुनकर किची का गुस्सा और दर्द दोनों फूट पड़ा। उसने पूछा, क्या तुम सच में सच्चाई का बोझ उठा पाओगी? मगर कुछ देर बाद गुस्से के बावजूद उसने साथ देने का वादा किया। अगले दिन काम खत्म करने के बाद किची शिजुका के पास आया। उसने कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ बाहर चलो। शिजुका मान गई, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकले धूप किची की आंखों में चुभना शुरू हो गया। लंबे समय तक कमरे में रहने की वजह से वो धूप और लोगों से मिलना सह नहीं पाया। बेचैनी और घबराहट ने उसे घेर लिया और वो पीछे हट गया। अगले दिन शिजुका उसके कमरे में पहुंची। वो देखती है कि किची वीडियो गेम में डूबा हुआ है। वो जोर देती है कि किची को बाहर चलना चाहिए, लेकिन वो साफ मना कर देता है। शिजुका ने झुंझला कर कहा, कम से कम अपना कमरा तो साफ करो और पर्दे हटाकर धूप आने दो। किची गुस्से में धमकी देता है कि वो उसकी वीडियो लीक कर देगा, लेकिन शिजुका डरी नहीं और अपने फैसले पर अडिग रही। आखिरकार किची मान गया। दोनों ने मिलकर कमरे की सफाई की। सफाई करते हुए शिजुका बार बार उसे टोकती, अच्छे से करो, बस ऐसे ही करो। दूर खड़ा शिंजी ये सब देख रहा था। अपने भाई को बदलते हुए देख उसके चेहरे पर सुकून है। सफाई पूरी होने के बाद शिजुका जाने लगी। तभी शिंजी ने उसे रोककर धन्यवाद कहा, मेरे भाई के साथ वक्त बिताने और उसकी मदद करने के लिए। घर लौटने पर यूसु ने उसे एक ब्लॉग दिखाया। वो और क्लेयर मानते हैं कि यह ब्लॉग माकिको का है, क्योंकि उसमें उसकी माँ की चीजों के बारे में लिखा हुआ है।
वे उसमें से अहम सुराग निकालने लगे। अगले दिन जब शिंजी अपने माँ के साथ खाना खा रहा था तो अचानक पुरानी यादें लौट आई। उसे याद आया कि बचपन में अंजू उससे काम करवाती थी। ये याद उसकी शंका को और मजबूत कर गया। सच्चाई जानने की ठान कर उसने शिजुका का पीछा किया। वो उसके घर पहुंचा और देखा कि शिजुका अपने मेल बॉक्स से खत निकाल रही है। तभी एक औरत ने खिड़की से हाथ हिलाते हुए उसकी माँ बनने का नाटक करते हुए उसे अंदर बुला लिया। ये देखकर शिंजी को यकीन हो गया कि वही शिजुका है। शर्मिंदगी में उसने माफी मांगी और चला गया। बाद में पता चला कि किची ने पहले ही शिजुका को चेतावनी दे दी थी। उसने मैसेज में लिखा था कि शिंजी उसका पीछा करेगा। शिजुका ने क्लेयर को सतर्क कर दिया था और उसी ने उसकी माँ बनने का नाटक किया। घर लौटकर शिंजी ने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि शिजुका की पहचान पक्की है। अगले दिन जब शिजुका और किची बाहर थे तो अचानक उनका सामना किची के बचपन के एक पुराने दोस्त से हो गया। दोस्त ने बातचीत करनी चाहिए लेकिन किची ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। बार बार टोकने पर किची बर्दाश्त नहीं कर पाया। झुंझलाकर उसने अपने दोस्त से कह दिया कि अब वो उसे अपना दोस्त नहीं मानता। उसने याद दिलाया कि स्कूल में जब सब उसे तंग करते थे, उसका पैसा छीन लेते थे, तब वो बस खड़ा देखता रहा, कभी उसका साथ नहीं दिया। शर्मिंदा होकर दोस्त ने कबूल किया। उसने कहा कि किची की माँ ने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो किची से दूर रहे, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि वो किची के लायक नहीं। पछतावे से भरी उसकी आंखें भर आई। उसने माफी मांगी और वहां से चला गया। किची भारी मन से पार्क में बैठ गया। उसके साथ शिजुका भी है। धीरे धीरे उसने अपने दिल का दर्द उसे बांटना शुरू किया। उसने बताया कि जब उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ था तो उसके दोस्तों ने कहा कि वो सिर्फ उसकी माँ के पैसों की वजह से हुआ है। जब उसने माँ से पूछा तो माँ ने साफ कहा कि हाँ, उसने पैसे दिए थे ताकि उसका दाखिला पक्का हो सके। ये सुनकर किची गहरी शर्म और अपमान से भर गया। इसी कारण उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया और कॉलेज जाना छोड़ दिया। शिजुका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी हथेली पर एक छोटा सा कंपास रख दिया, वही कंपास जो किची ने बचपन में उसे दिया था। वो बोली, तारों की तरह ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। उधर यूसु ने अपने पिता ओसामू को कैफे में बुलाया। वो उससे सात्सुकी के बारे में बातें करने लगी। उसने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया और बताया कि उसमें दिख रही कार्डिगन वही है जो अभी माकिको की अलमारी में रखी हुई है। ओसामू ये देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, अगर ये सच है तो मैं माकिको को इस घर से निकाल दूंगा। कल मुझसे दोबारा मिलना। दूसरे दिन किची शिजुका को उसके पुराने घर में ले आया जहां वो अपनी माँ की दूसरी शादी से पहले रहा करते थे। वहां उसने शिजुका को बताया कि उसने एक लैपटॉप छुपा कर रखा है, उसमें शायद अहम जानकारी हो सकती है। लैपटॉप खोलते ही उन्हें अलीसा सोन नाम से बना ब्लॉग मिला। किची ने लैपटॉप शिजुका के हाथों में दे दिया। शिजुका को याद आया कि पहले जो ब्लॉग उन्होंने देखा था वो माई नाम से था। किची ने बताया, मेरी माँ 13 साल पहले ब्लॉग लिखती थी। आग लगने के बाद मैंने ये लैपटॉप छुपा दिया, लेकिन आज तक उसे खोला नहीं। अगले दिन जब यूसुफ फिर ओसामू से मिलने पहुंची तो उसके साथ माकी को भी थी। कैफे में ओसामू ने कहा कि उसे वो कार्डिगन नहीं मिली। उसे लगता है कि यूसुफ से कोई गलती हुई है। ये सुनकर यूसुफ का दिल टूट गया। माकीको ने उसे घूरते हुए कहा, तुम हमारी जिंदगी से जलती हो, इसीलिए हमारा परिवार तोड़ना चाहती हो। शायद इसके पीछे तुम्हारी बहन अंजू है। जब यूसुफ से अंजू के बारे में पूछा गया तो पहले उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर कबूल किया कि उसने अपनी बहन को 1 साल से नहीं देखा। भावनाओं से टूटी हुई यूसुफ वहां से चली गई। माकीको ने तुरंत ओसामू को समझाया, यूसुफ और उसकी बहन बस हमारी खुशहाल जिंदगी से जलती है, वो हमें तोड़ना चाहती है। उधर शिजुका लैपटॉप क्लेयर के पास लेकर गई ताकि वो ब्लॉग के बारे में और जानकारी निकाल सके। वापसी के रास्ते में उसकी मुलाकात यूसुफ से हुई। यूसुफ बुरी तरह रो रही है। उसने कहा, मैं हार गई, मैंने सब कुछ बता दिया। वो लगातार सिसक रही है। शिजुका ने उसे गले लगाया, प्यार से समझाया, घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। इस बीच माकीको स्टोरेज हाउस वापस गई। उसने कार की पिछली सीट से वही कार्डिगन निकाला और फिर मुस्कुराते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। घर लौटकर माकीको ने शिंजे से सब कुछ कह दिया। उसने बताया कि उसे पहले से पता था कि वो यूसुफ से मिल रहा है। उनकी दोस्ती के जरिए उसका असली मकसद था यूसुफ के आरोपों को झूठा साबित करना। ये सुनकर शिंजे भीतर तक टूट गया, लेकिन माकीको ने उसे समझाया,
पढ़ाई पर ध्यान दो और यूसु को भूल जाओ। कुछ समय बाद शिजुका ओसामू से मिलने गई। वह वहां काम करने वाली एक हाउसकीपर के रूप में पहुंची। कमरे की बिखरी हालत को देखकर उसने हंसते हुए कहा, आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। ये सुनते ही ओसामू चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि यह हाउसकीपर कोई और नहीं बल्कि अंजू है। तभी शिजुका ने उसके सामने वही कार्डिगन की तस्वीर रख दी। वो बोली, मैं हाउसकीपर बनी ही इसलिए थी ताकि असली आग लगाने वाले का पर्दाफाश कर सकूं। ओसामू घबरा जाता है और माकिको को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका उसका फोन छीन लेती है और जोर देती है कि वो सच्चाई बताए। मजबूरी में ओसामू मान लेता है कि उसने कभी भी सात्सुकी पर आग लगाने का इल्जाम लगाया ही नहीं था। वो अपना अतीत बताना शुरू करता है। पिता की मौत के बाद उस पर भारी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे रात दिन मेहनत करनी पड़ी ताकि सबका विश्वास जीत सके। इस चक्कर में उसके पास सात्सुकी के लिए वक्त ही नहीं था। सात्सुकी अक्सर उसकी और उसके परिवार की शिकायत करती रहती। उसी समय माकिको, जो सात्सुकी की सबसे अच्छी दोस्त थी, ओसामू को इन सब बातों की जानकारी देती थी। तभी कमरे में इशिहारा आ गई। वो बताती है कि वो माकिको के लिए ओसामू पर नजर रख रही थी और माकिको को कार्डिगन वाली बात भी उसी ने बताई थी। इशिहारा आगे बताती है कि जब वो एक नर्स थी तब सात्सुकी ने उसकी बहुत मदद की थी। यहाँ तक कि जिस दिन आग लगी थी सात्सुकी ने ही उसे मदद के लिए बुलाया था। इसी वजह से इशिहारा को पूरा यकीन है कि सात्सुकी आग लगाने वाली नहीं हो सकती। ये सुनकर ओसामू हैरान रह जाता है। शिजुका उसे समझाती है कि चीजों को वैसा ही होने दे जैसा हो रहा है। वो भरोसा दिलाती है कि वो सच्चाई जरूर सामने लाएगी। अगले दिन शिजुका माकिका की मैनेजर बनकर काम करना शुरू कर देती है। वो उसके अपॉइंटमेंट और बाकी काम संभालने लगती है। एक पारिवारिक डिनर के दौरान माकिको आधे घंटे देरी से आती है। ओसामू की माँ और बहन इस पर नाखुश होती है, लेकिन माकिको बदतमीजी से जवाब देती है। जब उससे सोशल मीडिया पर परिवार की बातें शेयर करने के बारे में पूछा गया तो वो गुस्से में कहती है कि ओसामू की सारी सफलता के पीछे वही है, और वो ये भी कहती है कि अस्पताल का प्रोजेक्ट भी सिर्फ उसी की वजह से पूरा हो रहा है। उधर क्लेयर और यूसु माकिको का व्लॉग पढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि आग लगने वाले दिन माकिको का फैन मीटअप हुआ था। वे समझ जाते हैं कि अगर उस मीटअप में शामिल लोगों को ढूंढा जाए तो बहुत जरूरी जानकारी मिल सकती है। यूसु ये बात शिजुका को बताती है। शिजुका कहती है कि वह पहले से ही एक सदस्य माशिमो के संपर्क में है। उस शाम शिंजी उदास घर लौटता है और वह अपनी माँ से कहता है कि अब वह वही करेगा जो उसका मन कहेगा। वो चाहता है कि वो उसकी पकड़ और दबाव से आजाद हो जाए। माकिको उसकी बात चुपचाप सुनती है और उसके कोट में गुप्त रूप से एक बग लगा देती है। अगले दिन यूसु माशिमो से मिलती है। माशिमो पुष्टि करती है कि सचमुच उस दिन फैन मीटअप हुआ था, लेकिन वहां फोटो खींचना या निजी सवाल पूछना सख्त मना था, इसीलिए उसके पास ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इस फैन मीटअप को ऑर्गेनाइज करने की एडमिन मुजीना सान को इस बारे में अधिक जानकारी हो सकती है। वो क्लेयर को तुरंत फोन करके ये जानकारी देती है। दोनों तय करते हैं कि वे मुजीना सान की जांच करेंगे, क्योंकि शायद उसने फोटो खींची हो या बता सके कि उस दिन माकिको ने वही कार्डिगन पहनी थी या नहीं। इसी बीच शिंजे अपने दोस्त नानामी के साथ मूवी देखकर लौट रहा था। नानामी मन ही मन शिंजी के और करीब आने के सपने देखती है, लेकिन जैसे ही शिंजू यूसु को देखता है वो नामामी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और यूसु के पास चला जाता है। शिंजी गुस्से और उदासी में यूसु से पूछता है कि उसने उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया। वो टूटकर बार बार माफी मांगने लगता है। उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती है। उसे और यूसु को नहीं पता होता कि माकिको शिंजी के कोट में लगाए गए बग से उनकी हर बात सुन और देख रही है। उधर क्लेयर शिजुका को फोन करती है और बताती है कि उसने अलीसा सान के ब्लॉग को गहराई से जांचा है और उसमें उसे बेहद अजीब बातें मिली है। पता चला है कि माकिको ने उस व्लॉग में सात्सुकी के बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें लिखी थी। फिर क्लेयर शिजुका को यह भी बताती है कि अब उन्हें मुजीना सान को ढूंढना होगा ताकि ये पता चल सके कि आग लगाने वाले दिन माकिको ने सच में कार्डिगन पहना था या नहीं। इसी बीच यूसु शिंजी को अपनी माँ से मिलाने ले जाती है, लेकिन शिंजी कमरे के बाहर ही रुक जाता है। यूसु बताती है कि अपनी माँ की बिगड़ती हालत के कारण उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत है और इसीलिए उन्हें एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। उसकी माँ की इस हालत को देखकर शिंजी भीतर से हिल जाता है और खुद को बेहद गुनहगार महसूस करता है।
वापसी के रास्ते पर शिंजी यूसु से अपना दिल खोल देता है। वो बताता है कि बचपन में वो यूसु की माँ के बहुत करीब था। वो अक्सर स्कूल छोड़कर उनसे मिलने चला जाता था, जहाँ वो उसे स्वादिष्ट कुकीज खिलाती और मुश्किल वक्त में सहारा देती। यूसु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चाहती है कि उसकी माँ अब भी उसे उसी तरह सहारा दे पाती, पर उनकी हालत अब ऐसा नहीं करने देती। भावनाओं से भरकर यूसु रो पड़ती है और शिंजी को गले लगा लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर शिंजी की कोट में छिपे बग पर पड़ती है। ये देखकर वो डर और गुस्से से भर उठती है और तुरंत शिंजी से दूर हो जाती है। वो उसके पूरे परिवार को इस तबाही और दर्द का जिम्मेदार ठहराती है। शिंजी को समझ ही नहीं पाता कि उससे पहले ही यूसु उसे छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह माकी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है। ये सुनकर अंजू और यूसु वहां पहुंचते हैं। अंजू ओसामू को भी कॉल करती है और वो अस्पताल से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हो जाता है। कॉन्फ्रेंस में सबको हैरानी होती है जब माकी को एक नई किताब लॉन्च करती है। मीडिया तुरंत उस पर सवालों की बरसात शुरू कर देती है। वो पूछते हैं, वायरल ट्वीट्स और वीडियोस के अफवाहों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप सच में अपने करियर से पीछे हट रही है? लेकिन माकी को उन सभी बातों को एक सिरे से नकार देती है। वो आत्मविश्वास से कहती है, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं कहीं नहीं जा रही जब तक मेरा परिवार और मेरे चाहने वाले मेरे साथ हैं। बाद में जब ओसामू माकीको का सामना करता है तो माकीको उसे याद दिलाती है कि वो उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। वो उसे चेतावनी देती है कि हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट उसके बिना असंभव है। मन मारकर ओसामू उसकी बात मान लेता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका समर्थन करता है। वो सबके सामने कहता है कि माकीको घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती है, भले ही मुश्किलें क्यों ना हो। साइड से देख रही अंजू और यूसु अपने पिता से बहुत नाराज होते हैं। अंजू यूसु से कहती है कि पापा ने फिर से माकीको का साथ दिया और उन दोनों को कभी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उस शाम माकीको के गंदे घर की तस्वीरें और वीडियोस ऑनलाइन लीक हो जाते हैं। लोग गुस्से से भर जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि माकीको की परफेक्ट छवि झूठी है। यहाँ तक कि उसके घर में नौकरानी भी काम करती है, जिससे उसके फैंस और भी भड़क जाते हैं। रिपोर्टर और मीडिया माकीको के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, मानो उसकी पब्लिक लाइफ का अंत घोषित कर रहे हो। मिकाको हेड नर्स इशिहारा पर शक करती है कि शायद ये सब उसी की साजिश है। फिर माकीको अस्पताल जाती है जहाँ सात्सुकी भर्ती है। सात्सुकी उसे देखकर पुराने दोस्त की तरह मिलती है। वो उसे वो सारे जूते और चीजें दिखाती है जिससे उसकी याददाश्त लौटने में मदद मिल रही है। माकीको राहत महसूस करती है कि सात्सुकी को अब भी आग के बारे में कुछ याद नहीं, इसीलिए वो जाने लगती है। लेकिन सात्सुकी उसे छत पर एक आखिरी बार आने को कहती है। अनमने मन से माकीको छत पर चली जाती है। सात्सुकी उसे बताती है कि वो कभी कभी बगल वाले की टैबलेट लेकर पजल गेम खेलती है। एक दिन उसने इंटरनेट ऑन किया और माकीको उसके पति और आग से जुड़ी जानकारियां देखी। वो मानती है कि उसे आग की धुंधली याद है, लेकिन उसे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। इसी दौरान इशिहारा ने उसे कॉल करके सब सच बता दिया कि आग लगाने की जिम्मेदार माकीको ही है। सात्सुकी अब चैन से है क्योंकि उसे यकीन हो गया है कि उसने गैस का स्टोव बंद करना नहीं भूला था। इसी बीच मीडिया के कारण मिडाई परिवार के लिए घर से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ओसामू गुस्से में माकीको और उसके बच्चों को दोषी ठहराता है और कहता है कि जिस दिन से उन्हें घर लाया है वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी बीच कोई खिड़की से किची की तस्वीर लेकर ऑनलाइन डाल देता है। माकीको किची की सुरक्षा के लिए उसे बेसमेंट में शिफ्ट होने के लिए कहती है ताकि वो कम दिखाई दे और सुरक्षित रहे। गुस्से में किची अपने माँ को दोष देने लगता है। वो तय करता है कि वो घर छोड़ देगा और अपने भाई से भी कहता है कि उसे भी तुरंत निकल जाना चाहिए। इसी बीच किची छत से कूदकर पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है। वो पार्क के पास पहुंचता है। वही अंजू को ऑनलाइन पोस्ट से पता चलता है कि मिडाई हाउस की छत से कोई कूदा है। उसे शक होता है कि ये किची ही है, इसीलिए वो वहां जाती है और उसे अपने घर ले जाकर फर्स्ट एड करती है। अगले दिन ओसामू पुलिस को बुलाकर माकीको की गिरफ्तारी की मांग करता है। माकीको के रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद पुलिस उसे थाने ले जाती है। थाने में पुलिस उससे 13 साल पहले उन बच्चों के बारे में पूछताछ करती है जो चोरी और आग लगाने के लिए बदनाम थे। वे उसे किची की उस समय की तस्वीर दिखाते हैं। माकीको किची का इसके पीछे हाथ होने से इनकार कर देती है। हालांकि वो ये जरूर कबूल कर लेती है कि आग उसी ने लगाई थी, लेकिन पुलिस को उस पर भरोसा नहीं और किची को ही मुख्य संदिग्ध मानती रहती है।
किची उस रात अंजू के घर रुकता है। अगली सुबह वो अंजू से कहता है कि वो उसे एक खास जगह ले जाना चाहता है। वो मान जाती है। उस रात किची उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां आसमान में असंख्य तारे चमक रहे हैं। अंजू बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपने जीवन में इतने तारे कभी नहीं देखे थे। किची उसे पूछता है कि क्या वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ कहीं दूर चलने के लिए तैयार है। अंजू चुप रह जाती है। तभी किची मुस्कुरा कर कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। वो अंजू को एक कंपास देता है और कहता है कि उसके पास देने के लिए बस यही है। अंजू इस तोहफे को बहुत संजो कर रख लेती है और दोनों साथ घर लौट आते हैं। उस रात अंजू की अचानक आंख खुली और उसने देखा कि किची गायब है। उसे एहसास हुआ कि वो कहीं चला गया है। अगली सुबह माकीको को एक फोन कॉल आया। उसने बताया गया कि किची ने खुद ही पुलिस के सामने जाकर 13 साल पुराने आगजनी के मामले का अपराध कबूल कर लिया है। माकीको गुस्से और घबराहट में बोली कि किची पागल हो गया है क्योंकि वो इतने सालों से एक कमरे में बंद रहा और इसी कारण उसकी हकीकत की समझ खो गई है। पुलिस अफसर ने माकीको को सख्ती से कहा, किची से मिलने की इजाजत किसी को नहीं है, आप कोशिश भी मत कीजिए। जब अंजू और यूसु को यह बात पता चली कि किची ने अपराध कबूल कर लिया है तो वो हैरान रह गए। दोनों को शक हुआ कि शायद माकीको ने ही उसे जबरन कबूल करवाया होगा। दोनों ने फैसला किया कि वो सीधे माकीको से सच जानेंगे। वे घर पहुंचे तो देखा कि माकीको शराब पी रही है और पूरा कमरा सिगरेट से धुआं धुआं हो रखा है। माकीको ने तंज कसते हुए पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अंजू ने दृढ़ आवाज में कहा, हम सच जानने के लिए आए हैं। माकीको ने भारी सांस लेकर मान लिया कि उसने आग लगाने का झूठा इल्जाम अपने सर पर लिया था, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। तभी यूसु को एक पुरानी बात याद आई। उसने कहा, आग वाले दिन मैंने तुम्हें अलमारी में देखा था। माकीको ने कबूल किया, हाँ, उस दिन मैं फैन मीटिंग से लौटकर तुम्हारी माँ के चोरी किए हुए सामान वापस रखने आई थी। जब तुमने मुझे देख लिया तो मैं घबरा गई, जल्दी से घर भागी, लेकिन घर जाकर देखा तो तुम्हारी माँ का चोरी किया हुआ एक स्वेटर अभी भी मेरे बैग में था। ये सुनकर वो डर गई। उसने सोचा कि अब उसे पुलिस में जाकर सब सच बता देना चाहिए, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तब तक आग की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। वो असमंजस में पड़ गई और बिना कुछ कहे वापस लौट आई। घर लौटकर उसने देखा कि उसके अपराध के सारे सबूत आग के लपटों के साथ गायब हो गए हैं। यह देखकर उसने सोचा कि शायद भगवान ने उसे एक और मौका दिया है, और उसी वक्त अंजू ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर गलत समझ लिया। घर लौटकर माकीको को महसूस हुआ कि किची उससे सवाल कर रहा है। उसे शक होने लगा कि शायद आग उसी ने लगाई थी, इसीलिए उसने बात को वहीं दबा दिया। अंजू ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम्हें बहुत पहले ही पुलिस को सब सच बता देना चाहिए था, लेकिन गुस्से में माकीको ने अंजू को कोसा और सिगरेट जलाने लगी। लाइटर उसके हाथ से फिसलकर शराब से भरे टेबल पर गिर गया और फौरन आग भड़क उठी। लपटें तेजी से फैलने लगी, बिल्कुल 13 साल पहले की आग की तरह। अंजू और यूसु आग बुझाने की कोशिश करने लगे। तभी शिंजी घबरा कर आग बुझाने के लिए दौड़ा। वो इतनी बुरी तरह आग बुझाने में लग गया, ये खुद ही जख्मी हो गया। अंजू और यूसु ने मिलकर उसके चोटों की मरहम पट्टी की। तभी शिंजी कांपते हुए बोला, ये सब मेरी गलती है, उस दिन आग मैंने लगाई थी। ये सुनकर सब दंग रह गए। शिंजी ने रोते हुए सच बताया। उस दिन वो जल्दी घर आ गया था और देखा कि स्वेटर वहीं पड़ा है। वो उसे वापस देने के लिए निकल गया और सोचा कि इसी बहाने उसे कुछ कुकीज भी मिल जाएंगी। घर खाली था। भूख से बेहाल होकर वो किचन में गया तो वहां स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। उसने सोचा इसे गर्म करके खा लेता हूँ। जैसे ही उसने गैस ऑन की और करी गर्म करने लगा, अचानक एक कपड़ा आग पकड़ बैठा। कुछ ही पलों में आग कालीन तक फैल गई और पूरे किचन को घेर लिया। डर से कांपते हुए उसने वही स्वेटर अपने ऊपर लपेट ली और पीछे के दरवाजे से भाग निकला। उसे लगा कि दरवाजा खोल देने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में उसने देखा कि पूरा घर जलकर राख हो गया है। वो बार बार माफी मांगने लगा और रो पड़ा। अंजू ने उसे पूछा कि उसने सात्सुकी को इस बारे में क्यों सच नहीं कहा। शिंजी बोला कि वो सच बताना चाहता था, लेकिन तभी उसकी माँ ने सारे आरोप अपने ऊपर ले लिए। इससे उसे राहत मिली और उसने ठान लिया कि अब वो मेहनत करके सब ठीक कर देगा। लेकिन जब उसने अस्पताल में सात्सुकी की हालत देखी तो वो समझ गया कि कुछ चीजें हम कभी ठीक नहीं कर सकते। बाद में शिंजी अस्पताल में सात्सुकी के पास गया, उसे माफी मांगी। आखिरकार सात्सुकी ने उसे माफ कर दिया। अगले दिन जब माकीको किची को पुलिस स्टेशन से वापस ला रही थी तो उसे पूछा कि उसने दोष अपने ऊपर क्यों ले लिया। किची ने बताया
कि उस दिन उसने शिंजे के काले मोजे देखे थे और उसे लगा कि शिंजे ही आग में शामिल था। शिंजे को बचाने के लिए उसने दोष अपने ऊपर लेने का फैसला कर लिया। तभी वहां अंजू आई और किची से कहा कि वो उसके साथ चले। माकिको ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वो उसके बिना रह नहीं पाएगा, लेकिन अंजू ने किची को वो कंपास दिखाया और वादा किया कि वो हमेशा उसे रास्ता दिखाएगी। उसने कहा कि वो दोनों साथ मिलकर खुश रहेंगे। ये सुनकर किची ने अंजू को गले लगा लिया और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। माकिको ने अंजू को बधाई दी और आंसुओं के साथ वहां से चली गई। 3 महीने बाद माकिको ने एक नया चैनल शुरू किया और ओसामू ने उसे तलाक ले लिया। क्योंकि आग लगने के समय शिंजे सिर्फ 14 साल का था। नाबालिग होने की वजह से उसे कोई सजा नहीं मिली। उसने ओसामू से भी माफी मांगी और उसे फिर से अस्पताल में काम करने की इजाजत मिल गई। यूसो उसे संपर्क में बना रहा। सासुकी की सेहत सुधर गई और उसने शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू किया। किची और अंजू भी साथ साथ अपने सुकून भरे जीवन में खुश हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले कोरियन ड्रामा के नोटिफिकेशन कहीं मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।